आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप लोग? तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि भाई हमारा जीएस स्पेशल का कोर्स लॉन्च हो चुका है और उस जीएस स्पेशल के कोर्स में पूरा का पूरा जो आपको मिलेगा उसमें हम आपको पहले ही बता चुके हैं। जो आपने इससे पहले एक चलचित्र एक वीडियो देखी होगी उसमें आप बड़े अच्छे से जानते हैं कि हमारा जो पोर्शन है पूरा का पूरा जीएस का, जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, या जिसको हम इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, इंडियन हिस्ट्री और साथ में थोड़ा सा पार्ट वर्ल्ड हिस्ट्री का, तीसरा नाम इंडियन ज्योग्राफी या जिसको हम वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी भी बोल सकते हैं, जिसमें मैं थोड़ा सा काउंट करूंगा, और इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट साइंस। ये तीन पोर्शन मैं खुद यानी कि आपके यही मास्टर जी आपको पढ़ाते हुए चलेंगे। और इंडियन इकोनॉमी, करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके, ये सब पोर्शन आपको ज्योतिर्मय बहुत ही डीप में पढ़ाते हुए लेके जाएंगे। और साइंस एंड टेक का बैच आपका उनके तत्पश्चात, जैसे ही ये पोर्शन धीरे धीरे खत्म होंगे, साइंस एंड टेक का बैच उनके पश्चात आएगा। तो आप समझ ही चुके हैं कि आज हमारा जीएस स्पेशल का इस बैच की पहली वीडियो है। और जैसा कि मैं आपको इससे पहले जो ओरिएंटेशन एक वीडियो बनाया गया था उसमें आपको पता ही है कि सर आज हमारा कौन सा पोर्शन शुरू होने वाला है। तो एक बार दिल लगा के बोलेंगे कि सर आज हम वो चीज पढ़ेंगे जिसके लिए हमारा पूरा का पूरा भारत लगा रहता है हमेशा। मैंने सबसे पहले ये पोर्शन क्यों उठाया, इसका भी एक कारण है। पहला तो ये सारे के सारे पोर्शन में सबसे दिलचस्प और सबसे इंटरेस्टिंग पोर्शन होता है, ये बात याद रखिएगा। जितना भी आप जीएस का पोर्शन पढ़ते हैं सबसे बढ़िया पोर्शन होता है। हालांकि इससे कहीं ज्यादा कहानियां, कहीं ज्यादा किस्से आपको मैं हिस्ट्री में सुनाऊंगा, जहां पे आपको लगेगा कि यार मक्खन चल रहा है बिल्कुल। वहीं कहीं ज्यादा फैक्ट्स और कहीं ज्यादा कॉन्सेप्ट से भरा हुआ ज्योग्राफी है, जहां पे आपको लगेगा कि वाह यार अब पता लगा है कि ज्योग्राफी का मार्मिक ज्ञान क्या होता है, कि वास्तविकता में ज्योग्राफी क्यों पढ़ते हैं। वैसे तो जो बच्चे मुझसे मैथ स्पेशल का कोर्स पढ़ रहे हैं, मैथ स्पेशल का बैच ले रहे हैं, उनमें आपको पता ही है कि जब मैंने ज्योमेट्री शुरू किया था तो वहां मैंने हल्की सी ज्योग्राफी की आपको झलक दिखाई दी थी। वो कारण यह है कि ज्योमेट्री और ज्योग्राफी दोनों जियो यानी कि जियोइड यानी कि भूमि अर्थ से शुरू होते हैं, इसलिए थोड़ा सा मैंने दोनों को इंटरलेट कर दिया था। लेकिन मैं इसी पोर्शन से क्यों शुरू कर रहा हूं, इसका एक कारण है। क्योंकि बच्चे याद रखिएगा, जीएस में जितने भी पोर्शन हैं उनमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और सबसे ज्यादा खतरनाक पोर्शन यही होता है जिसे हम कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। अच्छा, आप इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी बोलने के साथ साथ इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कहीं सोचो कि सर इंडियन पॉलिटी बोलेंगे हम तो नहीं बोलते कॉन्स्टिट्यूशन, कोई बात नहीं, सब्जेक्ट का नाम जैसे लेना चाहो ले लो। ये शब्द मेरे हैं अभी, लेकिन मेरे ही शब्द बदलेंगे थोड़ी देर में कि क्यों मैं इन दोनों के नाम अलग अलग रख रहा हूं, साथ क्यों नहीं रख रहा। अब बच्चे सॉरी जो बच्चे पढ़ते हैं ऑफलाइन क्लास में कभी, या मैं कहीं से, मैं जीवन में एक बात अपनी धारण करके चलता हूं कि डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन। इफ यू आर कंपेयरिंग योरसेल्फ विद एनीवन देन यू आर इंसल्टिंग योरसेल्फ। ये मैं इसको ये कहूं कि किसी और के भी शब्द हो सकते हैं, किसी महान व्यक्ति ने कहे होंगे, मैं इनको हमेशा जीवन में अपना के चलता हूं। तो ना तो मैं ये कहता हूं कि वो वैसा करते हैं, कोई कैसा करता है, मुझे नहीं पता कौन कैसा करता है, लेकिन इतना पता है मैं बेहतरीन करूंगा, ये मेरी कोशिश रहेगी। अब सुनो ध्यान से। तो भाई सबसे पहले तो अब बच्चों के दिमाग में क्या होता है, जैसे ही पॉलिटी का नाम आता है कि पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो जैसे जैसे पॉलिटी का नाम आता है बच्चों के दिमाग में एक चीज चलती है कि आर्टिकल पढ़ाएंगे शायद,
अनुच्छेद पढ़ाए जाएंगे। आर्टिकल पढ़ते पढ़ते हमारे संविधान को हम पढ़ लेंगे। जैसे जैसे हम आर्टिकल पढ़ेंगे वैसे वैसे जान जाएंगे कि भैया हमारा जो संविधान है उसमें क्या क्या फेज हैं, कैसे कैसे बन रहे हैं और क्या चीज होती है। जैसे हम हमेशा एक जब जब बच्चे पॉलिटी पढ़ने की फिराक में घूमते हैं तब तब 3 शब्दों पे अटक के खड़े हो जाते हैं। कहते हैं लेजिस्लेटिव होती है सर एक, यानी कि विधायिका, एक एग्जीक्यूटिव होती है सर जिसको हम कार्यपालिका कहते हैं, एक ज्यूडिशरी होती है सर जिसको हम न्यायपालिका कहते हैं। फिर पढ़ते रहते हैं। मैं जानता ही नहीं इनको, इन चीजों को मैं जानता ही नहीं भाई। क्योंकि याद रखिएगा ये बातें तो बहुत बाद में आई, पहले आपको शब्दों का अर्थ समझना होगा। ऐसे ही कोई शब्द थोड़े निकल के आ गया, ऐसे ही कोई चीज थोड़े आ गई, कुछ तो खास होगा। याद रखिए, आपको सबसे पहले यह समझना चाहिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ये पॉलिटी होती क्या है आखिरकार। यार हम पढ़ तो रहे हैं, होती क्या है। एक शब्द और सुना होगा, जिसने पॉलिटी सुना है शब्द, उसने एक शब्द और सुना होगा, पॉलिटिकल साइंस। सुना है? नहीं सुना होगा तो अब सुन लो भाई। पॉलिटिकल साइंस एक शब्द होता है जिसको हिंदी भाषा में हम राजनीति विज्ञान कहते हैं। अब जो बच्चे ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट पढ़ के आए हैं या बीए करके आए हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स जो होती है, और उसमें उनका अगर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट रहा है तो बच्चों की आंखें चमक गई होंगी। अरे वाह, पहली बार कोई व्यक्ति इस तरह लग रहा है कि पॉलिटिकल साइंस का नाम ले रहा है पॉलिटी की क्लास में। वरना तो जब जब पॉलिटिक कभी पढ़ी होगी, कभी देखी होगी, तो हम कहां से कूद के आते हैं, चलो आर्टिकल पढ़ते हैं, चलो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ते हैं, चलो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ते हैं, और ये आर्टिकल ऐसे इतने भाग होते हैं, इतनी शेड्यूल होते हैं, इतनी अनुसूचियां होती है, फलाना ढिमकाना करते हुए पढ़ते चले जाते हैं, और आखिर में कहते हैं आपकी पॉलिटिक खत्म हो गई भाई, आप अब कहीं से भी क्वेश्चन बना लीजिए। बच्चे याद रखिएगा, मैं फिर कह रहा हूं, मेरी अप्रोच कभी भी इस तरह नहीं होती कि आप पेपर में क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। अरे जब आपको ज्ञान होगा, जब आपको इस चीज की नॉलेज होगी कि क्या कर रहे हैं आप, तो पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत छोटी बात है। आपको सर्वप्रथम उस सब्जेक्ट के बारे में पता तो हो, क्योंकि जीवन में एक बात याद रखिएगा, आप सिर्फ पढ़ इसलिए नहीं रहे हैं कि कोई एग्जाम क्लियर हो जाए। एग्जाम तो हो जाएगा क्लियर, अगर आप साधारण तरीके से पढ़ लेंगे एग्जाम क्लियर हो जाएगा, लेकिन अपने जीवन में जवाबदेही जरूर होनी चाहिए। आप रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति तो है ही, तो उसी के साथ मैं एक एक शब्द को क्लियर करते हुए चलूंगा। और आज की क्लास में मैं कुछ शब्दावली, यानी कि कुछ ऐसी वर्ड बताऊंगा जो आपने इससे पहले सुने जरूर होंगे, लेकिन उनका अर्थ अच्छे से समझना आज आपको पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? तो चलिए, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ दिख ही रहा है कि क्या है पॉलिटिकल साइंस, क्या है पॉलिटी, कहां से निकल के आई, और फिर ये भैया कॉन्स्टिट्यूशन नाम की बीमारी कहां से निकल के आई। तो सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, जब जब बात करता हूं मैं पॉलिटिकल साइंस की, तो उसमें एक शब्द याद रखिए, साइंस, यानी कि विज्ञान। और विज्ञान होता है कुछ नया। जब भी कुछ नया होगा वो विज्ञान के तहत होगा। तो राजनीति में भी कुछ ना कुछ नया होता होगा, और राजनीति में जब नए मुद्दे, नई भावनाएं और नए एस्पेक्ट निकल के आए और उनका सॉल्यूशन निकल के आए, ये बात याद रखिएगा, एक बड़ी महत्वपूर्ण कथनी है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब जब आवश्यकता पड़ी तब तब आविष्कार हुए हैं, जब तक आवश्यकता नहीं थी आविष्कार नहीं हुए। जब ये लगा कि अब समुद्र के रास्ते चलना पड़ेगा, तब यूरोपियंस ने समुद्रों को फांदना शुरू किया, और तब जाके यूरोपियंस जमीन के रास्ते छोड़ करके समुद्री रास्तों से भारत आए। अब ये मैं जब हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं तब बताऊंगा। जब जब ये लगा कि अब समुद्री रास्तों से जाने में समय लगता है, तो हवाई रास्ते आए। और वैसे ही जब जब
किसी भी राज्य, मैं नाम क्या बोल रहा हूं, राज्य की नीतियां निर्धारित करते हुए, यानी किसी स्टेट की पॉलिसीज को गवर्न करते हुए, निर्धारित करते हुए जब जब नई बात सामने आई तो वो बना राजनीतिक विज्ञान, यानी कि पॉलिटिकल साइंस। और इसी राजनीतिक विज्ञान यानी कि इसी पॉलिटिकल साइंस का एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है जिसको हम पॉलिटी बोलते हैं, यानी कि जिसका हिंदी का शाब्दिक अर्थ है राज व्यवस्था। अब ये सुनिएगा, राज व्यवस्था। और व्यवस्था क्या होती है? व्यवस्था होती है मैनेजमेंट। और राज यानी कि राज्य की व्यवस्था करना। किसी राज्य की व्यवस्था करते हुए जब भी बदलाव आएंगे तो वो हमारे पॉलिटी में आएंगे, यानी कि किसी राज्य की मैनेजमेंट देखते हुए। अब हम करंट एस्पेक्ट पे बात करें। जैसे अभी जैसे ही कोई कानून बन जाए, मान लीजिए अभी कुछ दिन पहले की बात है कि किसान बिल आया था, एक फार्म बिल आया था, तो वो जैसे ही बिल बन आया, संविधान के अनुसार उसको लागू किया गया और वो एक्ट बन गया, यानी कि अधिनियम बन गया। और जैसे ही वो एक्ट बना तो वो हमारी जो राज्य की यानी कि पूरे स्टेट की, अब ये स्टेट यहां मैं शब्द क्या बोल रहा हूं बच्चे ध्यान से सुनिएगा। अब बच्चे कई बार सोचते हैं स्टेट का अर्थ दिल्ली बोल रहे हैं क्या सर, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये है क्या स्टेट? नहीं। जब जब मैं स्टेट बोलूंगा तो याद रखिएगा, स्टेट का अर्थ होता है एक राज्य, यानी कि भारत। इंडिया इज ए स्टेट। अब जो नेशन होता है यानी कि कंट्री, देश, राष्ट्र, ये एक अवधारणा है, ये एक साइकोलॉजिकल मानसिक अवधारणा है। वास्तविकता में ये राज्य होता है। राज्य यानी कि जहां का शासन, राजपाट चलता है, वो राज्य होता है। और हमारे लिए सबसे बड़ा राजपाट कहां है? दिल्ली में, जहां पे सब मंत्री लोग बैठते हैं जो हमारा शासन पूरा का पूरा चलाते हैं। अब वो जो व्यवस्था करेंगे वही है राज्य को चलाने की व्यवस्था। उन्होंने कहा कि भैया हम एक बिल लेके आ रहे हैं और बहुमत के आधार पे, अब ये बहुमत क्या होता है, बहुमत कितने तरीके का होता है, ये तो सब चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करते हुए चीजें सामने आती रही। लेकिन पहले ये समझें कि क्या है पॉलिटिकल साइंस, क्या थी, वो तो पता लग ही गया कि किसी भी राज्य की नीतियों को बनाते हुए, स्टेट की पॉलिसीज को बनाते हुए जो नई चीज सामने आई उसको राजनीति विज्ञान में डालते रहते हैं हर वक्त। और फिर राज व्यवस्था यानी कि राज्य में जो जो भी नई नई चीजें आएंगी उनको व्यवस्थित करते हुए जो भी कार्य होंगे उसे राज व्यवस्था यानी कि पॉलिटी कहते हैं। अब जैसे मैं आपसे बोलूं, एक नाम आपने सुना होगा, अब बच्चे याद रखिएगा, मैं उस भाव से पढ़ा रहा हूं कि बच्चा बिल्कुल कुछ भी नहीं जानता, बिल्कुल ब्लैंक पेज पे है, मजा आएगा, बिल्कुल गारंटी है। अब एक नाम होता है अमेंडमेंट, संशोधन। अब मान लीजिए भारतीय संविधान के अनुसार एक आर्टिकल है, आर्टिकल 368। वैसे तो मैं आर्टिकल के बाद कम करूंगा शुरू में, बाद में तो आर्टिकल आने ही है, लेकिन शुरू में आपको पहले ज्ञान होना चाहिए, हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो उसके अनुसार कहते हैं कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है, बदलाव किया जा सकता है समय अनुसार। शब्दावली सुनिएगा, समय अनुसार। अब हुआ क्या, मान लीजिए कोई ऐसा कार्य, कोई ऐसा बदलाव लाया गया जो अब हमें जरूरत है। जैसे अब मैं कह दूं कि भाई अब हमें पुराने तौर तरीकों की आवश्यकता नहीं है, नए तौर तरीकों के अनुसार कोई भी रूल बना लीजिए। पहले वो बिल आएगा, फिर वो एक्ट बनेगा, फिर वो संविधान में जोड़ दिया जाएगा। और उसे संविधान में जोड़ने के बाद जो बदलाव आने शुरू होंगे उसे कहते हैं पॉलिटी, यानी कि राज व्यवस्था। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट भी तो करना पड़ेगा मेरे भाई। अब कोई चीज आई तो उसको मैनेज भी तो करना पड़ेगा, वो है पॉलिटी। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? अब शब्द ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन आया कहां से। अब पॉलिटी तो पॉलिटिकल साइंस से जुड़ते हुए चल रही है। अब पॉलिटिकल साइंस शब्द कहां से आया, पॉलिटी शब्द कहां से आया, और फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन कहां से आ गया। याद रखिए, पहले और आज भी जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं, जो अपने
कोर्स या अपनी भावनाएं हमेशा राज्य के प्रति तय करते हैं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। वैसे ही उस समय भी बुद्धिजीवी हुआ करते थे, और एक बुद्धिजीवी जिनका मैं नाम लूं सबसे पहले, इनको इंग्लिश में तो कहते हैं सोक्रेटिस, लेकिन हिंदी में इनका नाम है सुकरात। अब मैं थोड़ा सा गहराई में जा रहा हूं, याद रखिए मैं पॉलिटिकल साइंस में नहीं घुस रहा हूं, मैं पॉलिटी में ही आऊंगा, और जो आप पढ़ते होंगे वहां भी आएंगे, लेकिन पहले हमें अर्थ पता होना चाहिए। सुकरात एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने वेस्टर्न कल्चर में, यानी कि जो पश्चिमी संस्कृति है पूरी की पूरी, जो आज का यूरोप हम बोलते हैं, जो हमसे पश्चिम में पड़ता है, वेस्टर्न कल्चर में एक सुकरात नाम के व्यक्ति हुए, और वो बहुत गजब के विचारक हुए, बहुत गजब के थिंकर हुए। और उन्होंने एक बात कही थी कि राज्य कैसा होना चाहिए, राज्य की अवधारणा कैसी होनी चाहिए, राज्य में राजा को कैसे कैसे शासन करना चाहिए, क्या राज्य में दास प्रथा होनी चाहिए, दास होने चाहिए कि नहीं, राज्य में स्त्रियों का यानी कि नारी का क्या रोल होना चाहिए, राज्य में जो पुरुष हैं वो किस भाग में बटे होने चाहिए, जो राज्य में राजा होता है वो कौन होना चाहिए, राजा भी कौन होना चाहिए, और राजा की जो कंट्री का मतलब पूरे के पूरे स्टेट का जो मालिक जिसको कहते हैं यानी कि राजा, उस समय तो राजा हुआ करते थे, उसकी शिक्षा, उसको कैसे ज्ञान दिया जाना चाहिए, और कई लोगों को बैठा करके वो शिक्षा दो और फिर उनमें से कोई एक बने, मतलब राजा का बेटा राजा ना बने, जो सक्षम हो वो राजा बने। बड़ी साधारण सी बात। हालांकि सुकरात के जो शिष्य थे, यानी कि जिसको हम प्लेटो के नाम से जानते हैं, हिंदी में भी प्लेटो का नाम बोला जाता है, ये सुकरात के शिष्य हुए हैं। इनका नाम अगर आपने सुना होगा, प्लेटो का नाम सब सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा तो आज सुन लीजिए। कहेंगे अरे वाह, आज तक तो पॉलिटी किसी और तरीके से पढ़ते थे, आज पॉलिटी कहीं और से निकल के आ रही है, कई कोने खोपचे से निकल के आ गई पॉलिटी आज। अच्छा याद रखिए, मैं जब मैंने पॉलिटी कहीं कहीं पढ़ाई है तो वहां मैं ये बातें थोड़ी सी कम बताता था। उसका कारण यही था कि टाइम है, थोड़ा सा टाइम में करना है, लेकिन अब अपने पास समय ही समय है, और मैं वो चीजें बताते हुए जाऊंगा कि आपको उसके बाद ये तो कम से कम गम नहीं रहेगा कि यार पॉलिटी नहीं पढ़ी हमने। तो सुकरात के एक शिष्य हुआ करते थे प्लेटो, जो सुकरात के बहुत खास शिष्य हुआ करते थे, जिसे कहते ना अच्छा स्टूडेंट, सबसे बढ़िया पास वाला स्टूडेंट। तो सुकरात और प्लेटो की आपस में बातें होती थी कि गुरुजी ये बताओ ऐसा क्यों होता है, गुरुजी वैसा क्यों होता है, राजा ऐसा ही क्यों होना चाहिए, राजा वैसा ही क्यों होना चाहिए। फिर प्लेटो ने एक बुक अपनी लिखी जिसका नाम था रिपब्लिक। फिर प्लेटो के एक और छात्र हुए जिसका नाम था एरिस्टोटल। एरिस्टोटल नाम है इनके छात्र का, और एरिस्टोटल को हिंदी में अफलातून या अरस्तु भी कहते हैं। और अफलातून के नाम से एक जाट राजा, आप नाम बताएंगे, जाट राजा सूरजमल जो हुआ करते थे, उनको जाटों का अफलातून भी कहा जाता था। ठीक है, बहुत खतरनाक राजा थे। उनके बारे में भी जब हम हिस्ट्री पढ़ा रहे होंगे, तो पानीपत का तीसरा युद्ध पढ़ा रहे होंगे, तब हम जाट राजा सूरजमल के बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। क्योंकि याद रखिए, जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको हर एक व्यक्ति, हर एक वो भारतीय व्यक्ति जिन पर आपको आज गर्व है, उनके बारे में मैं अवश्य ही 10-15 मिनट बता के जाऊंगा। क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारे भारत में कौन लोग पैदा हुए थे, हम किनके बलबूते पर आज यहां बैठ के पढ़ रहे हैं, किनके दम की वजह से हमें यहां बैठने का मौका मिला। अन्यथा गुलाम थे भाई, गुलाम ही रहते। क्यों गांधी गांधी बने, क्यों सुभाष चंद्र बोस इतनी महान हस्ती बने, और क्यों जवाहरलाल नेहरू जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे वो इतने अलग व्यक्ति थे, क्यों सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, क्यों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लोग पूजते हैं, ये सब एक एक करके हम पढ़ेंगे। क्यों लाल बहादुर शास्त्री को इतना महान बनाया गया, जो व्यक्ति मात्र 2 साल या 2 साल भी पूरे नहीं देश का प्रधानमंत्री रहे, और वो इतने महान लोगों में काउंट होते हैं, ऐसा क्या। ये सब बातें मैं आपको तो हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, और पॉलिटी में भी जो करंट एस्पेक्ट हैं, जो मैं नाम लिए अभी अभी लास्ट में, उनके करंट एस्पेक्ट में बताऊंगा। जब हम हिस्ट्री में पढ़ रहे होंगे मुगल, तो उसमें आपको मैं बताऊंगा कि महाराणा प्रताप कौन थे। जब हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, चाणक्य कौन थे।
अरे राजनीति विज्ञान की अगर बात करनी है तो भारत में चाणक्य से ऊपर कोई हो सकता है क्या? चाणक्य यानी कौटिल्य के नाम से जिन्हें जाना जाता था, वो एक ऐसे गजब व्यक्ति हुआ करते थे। उनकी सोच इतनी दूरदर्शी थी, इतनी दूर तक सोचते थे। अगर आज के राजनेता लोग चाणक्य की जो लिखी हुई बुक, जिसका नाम अर्थशास्त्र है, बुक का नाम अर्थशास्त्र है, अगर उसको पढ़ भी लेना मात्र, उनका जीवन सफल हो जाए। आज के जो राजनेता लोग हैं, जो मतलब चोर लुटेरे टाइप के बन जाते हैं ना, बिल्कुल देश को लूटने पे चलते हैं, अगर वो मात्र पढ़ भी लें तो भी उनका आधा जीवन सफल हो जाए। ऐसे क्या थे चाणक्य? सब बातें एक ही करके खोलूंगा। एक चाणक्य ने एक छोटे से लड़के को झोपड़ी में से उठाकर क्या चंद्रगुप्त मौर्य बना दिया और उन्होंने मौर्य डायनेस्टी की स्थापना की। क्या बात है यार! धनानंद जैसे राजा को हराया। ये सब बातें हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा मैं। लेकिन फिलहाल हमारा क्या चल रहा है? पॉलिटी। और पॉलिटी में हम सुकरात से प्लेटो, प्लेटो से अरस्तु पे चले, जिन्होंने वेस्टर्न कल्चर में भावनाएं दी पॉलिटिकल साइंस की, यानी कि पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान। एक राज्य की नीतियां कैसे तय हों, राज्य की नीतियों में सबसे पहले राजा का व्यवहार क्या होगा, क्योंकि जैसा राजा होगा वैसे ही राज्य की नीतियां तय होंगी। और कहा जाता है, देखो मतलब विचार देखो कितने बड़े हैं, कितनी बड़ी सोच है। कहा जाता है कि सुकरात जो हुए उन्हें जेल में बंद कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने अपने विचार ही ऐसे दिए कि राजा ऐसा होना चाहिए, राजा वैसा होना चाहिए। और जो वहां के राजा थे वो नाराज हो गए कि यार ऐसे कैसे, ऐसे तो फिर हम बन ही नहीं पाएंगे कभी राजा, हमारा तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। और तब इन महाशय ने ऐसे ऐसे विचार दिए। अब मैं आपको यहां सुकरात के बारे में पूरा नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि अगर आप कभी, मैं यूपीएससी के बैच में कुछ दिन में शुरू करने वाला हूं, तो वहां जब पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा रहा हूंगा तब हम सुकरात के बारे में 2 दिन पढ़ेंगे आराम से बैठ के। तब हम प्लेटो और अरस्तु के बारे में 2-2 दिन पढ़ेंगे, वेस्टर्न थिंकर के क्वेश्चन आते हैं तब पढ़ेंगे। क्या थी रिपब्लिक, क्या थी प्रिंस बुक, सब पढ़ेंगे। अब बस थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू लेके चलते हैं, तब आएंगे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी पे। सोचो पढ़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी रहे, कहां सुकरात पे चले गए, क्योंकि जानना तो पड़ेगा ना कि आखिर कहां से ये शब्द आ रहे हैं। तो सुकरात ऐसे व्यक्ति थे, उनको जेल में डाल दिया गया और राजा ने ऑर्डर दिया कि भाई, पहले मारने के तरीके अलग अलग होते, सांप से कटवा देते थे, है ना, ऐसे कील ठोक के टांग देते थे कि और बुरी तरह मरेगा। तो सुकरात से कहा गया कि इसको मौत दी जाएगी, जहर का प्याला पिलाया जाएगा इसको जहर, और ये मर जाएगा उसके बाद। और जो इनके शिष्य थे प्लेटो, उन्होंने सुकरात के भागने का पूरा जुगाड़ कर दिया था कि गुरुजी रात को यहां से निकल जाना जेल से और भाग जाना कहीं और। अभी आप ग्रीक में बैठे हो एथेंस में, और यहां से निकल जाना कहीं और। आप सोचो सोचो कितनी बड़ी बात है। सुकरात ने एक गजब की बात कही। सुकरात ने कहा अगर मैं भाग गया तो सुकरात मर जाएगा। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। उन्होंने कहा अगर मैं भाग गया तो सुकरात मर जाएगा। अब बच्चे सोच रहे होंगे सुकरात भाग जाएगा तो सुकरात मर जाएगा, ये कैसी बात हुई? वो तो जहर से तो बचा रहा है ना, तो कैसे मर गया? याद रखिए, ये व्यक्ति अपने आप को एक शरीर, एक बॉडी, एक मतलब ये नहीं मानते थे कि मैं एक शरीर हूं चलता फिरता। ये अपने आप को अपने आप में एक विचार मानते थे कि मैं कोई बॉडी नहीं हूं, कोई शरीर नहीं हूं, मैं एक विचार हूं। और याद रखिए, जो भगोड़ा होता है उसके विचार कभी जिंदा नहीं रहते। कभी सुना है कोई भगोड़ा हो जो भाग गया है, और जो भाग गया हो उसके विचार कभी लोगों ने पढ़े, कह रहे वो तो खुद भगोड़ा है, भाग गया ससुरा। वो कहां का सेनानी है, बिल्कुल कहां का सैनिक हो, खुद ही भाग गया जंग छोड़ के। तो सुकरात ने कहा अगर मैं भाग गया तो सुकरात मर जाएगा। और अगले दिवस सुकरात ने खुद अपने हाथ से जहर का प्याला पिया, और आज तक सुकरात जिंदा है। सुकरात के शिष्य हुए प्लेटो, उन्होंने भी राजा के खिलाफ बातें की। राजा के खिलाफ बातें कहने का भाव है, उन्होंने राजा का नेचर बताया। और राजा का नेचर जो, अब ये बताओ, मैं कल आज कहने तो भारत का प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए, भारत का प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए, और मान लिया हमारे भारत के प्रधानमंत्री ऐसे नहीं है, तो उनको चिढ़ मचेगी। ये व्यक्ति ऐसे कैसे बोल रहा है, पकड़ो इसको, मारो इसको, निपटाओ। हालांकि अब तो लोकतंत्र है, अब ये लोकतंत्र एक शब्द और आ गया। लोकतंत्र है भाई, कोई भी बोल सकता है, लेकिन उस समय लोकतंत्र थोड़े था। फिर उनके शिष्य हुए एरिस्टोटल यानी अरस्तु, और ये वही अरस्तु हैं जो सिकंदर के गुरु हुआ करते थे, जिन्होंने सिकंदर को वर्ल्ड विलन यानी कि पूरा का पूरा विश्व जीतने की प्रेरणा दी कि कैसे जीता जाएगा। हालांकि सिकंदर नहीं जीत पाए।
ये सब पॉलिटिकल साइंस के थिंकर हैं, राजनीतिक विज्ञान के। इन्होंने अलग अलग समय पे अलग अलग धारणाएं दी। उसके बाद कई व्यक्ति हुए, जिनमें से मैं अगर नाम लूं तो रूसो हुए जो फ्रांस के रहने वाले थे। उसके पश्चात और व्यक्ति है, जॉन मिल हुए एक जो ब्रिटेन के थे। जेएस मिल जो उनके पिताजी थे वो भी हुए। कई व्यक्ति जैसे हन्ना आरेंट, कई व्यक्ति ऐसे ऐसे हुए जिन्होंने पॉलिटिकल थ्योरी यानी कि राजनीतिक विज्ञान की अलग अलग धारणाएं दी। और वैसे ही भारत में भी कई व्यक्ति हुए। जो भारत में सबसे पहले हुए चाणक्य यानी कि कौटिल्य के नाम से जिनको हम जानते हैं, जिनकी किताब है अर्थशास्त्र। ये हुए जिनका मैं जिक्र करूंगा थोड़ी देर में। मतलब पॉलिटी में तो थोड़ा कम जिक्र करते हुए चलूंगा, लेकिन जब मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं वहां अवश्य इनका पूरा पूरा जिक्र करेंगे। उसके बाद कई महान व्यक्ति हुए, अनेकों अनेक। और मैं करंट एस्पेक्ट में बात करूं जो मैंने नाम लिए, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एमएन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में पढ़ेंगे, राम मनोहर लोहिया के बारे में पढ़ेंगे, डॉक्टर अंबेडकर के बारे में पढ़ेंगे, जवाहरलाल नेहरू के बारे में पढ़ेंगे। इन सब व्यक्तियों के बारे में हम जानेंगे। कब? जब हम चर्चित व्यक्तियों की पूरी की पूरी शैली पढ़ रहे होंगे उनके बारे में। इन्होंने भी राजनीति को चलाने के, राज्य को चलाने के अपने अपनी धारणाएं दी। अब जो हम पढ़ रहे हैं मेरे बच्चे, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, यहां पे हम अगर चलें तो अब पॉलिटी क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये सब तो आप समझ ही गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जिसको हम हिंदी भाषा में कहते हैं संविधान। संविधान का अगर संधि विच्छेद जो हम हिंदी में करते थे, सम प्लस विधान। विधान होता है विधि, विधि का अर्थ होता है लो, यानी कि, और सम का मतलब इक्वल। संविधान यानी कि इक्वल लो, यानी कि जब सबके लिए विधि यानी कानून बराबर होंगे उसे कहेंगे संविधान। और संविधान को बनाते हुए संविधान में जो जो नेचर, जो जो उसका एस्पेक्ट तय होगा, उन सब चीजों को करते हुए जो जो नए नए बदलाव सामने आएंगे, उनकी व्यवस्थित रूप में उनको जांचते हुए जो हम करेंगे उसे कहते हैं पॉलिटी। और याद रखिए, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, संविधान होगा, कोई लिखित परिपेक्ष होगा जिसके आधार पे उस राज्य का शासन चलेगा, वही तो फिर पॉलिटी जिंदा होगी। जब किसी आधार पर हम शासन करना शुरू करेंगे तभी तो कोई न कोई बात सामने आएगी। जो चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी होती, संविधान में नहीं लिखी होती और कानून बन के सामने आ जाती हैं, वही है पॉलिटी, वही है राज व्यवस्था। क्या हर चीज संविधान में लिखी जाती? नहीं। ऐसे भी लॉ हैं जो संवैधानिक लॉ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ नहीं है, बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी लागू तो हैं। और वो जो लागू होते हैं वो है पॉलिटी, वो है व्यवस्था। किस चीज की व्यवस्था? किस चीज की मैनेजमेंट? किसी स्टेट को, किसी राज्य को चलाने की व्यवस्था, यानी कि राज व्यवस्था। तो आज सबसे पहले तो हमें यह समझ में आया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। अब कॉन्स्टिट्यूशन का पहली बार किसने उपयोग किया, इस शब्द को कौन लेके आया, इन चीजों से आपका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन आपको यह समझ में जरूर आना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, संविधान है क्या। संविधान को अगर साधारण भाषा में पढ़े तो संविधान, इक्वल लॉ ऑफ द लैंड, यानी कि जब सबके लिए विधि बराबर होगी वो होगा संविधान। हालांकि संविधान को हम एक लिखित या रिटन डॉक्यूमेंट भी कह सकते हैं, या ओरल यानी कि बिना लिखा हुआ डॉक्यूमेंट भी कह सकते हैं, कि कोई लिखित भी हो सकता है, कोई अलिखित भी हो सकता है। संविधान का ये जरूरी नहीं है कि वो लिखित ही होगा, लिखा होगा तभी संविधान होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अब मान लीजिए आप घर में होते हैं, अब घर में घर के संविधान होते हैं। घर का संविधान क्या है कि भैया सुबह 6 बजे उठ जाना है, नहीं उठोगे तो ताऊ जी उठा के फेंक देंगे,
पिताजी आएंगे और कहेंगे चलो बेटा खड़े हो, ये संविधान है ना। आपने कभी अपने पिताजी को कहा है चलो पापा खड़े हो, आओ चलो सुबह हो गई? नहीं, वो संविधान के अंतर्गत काउंट ही नहीं होता, और आप उसमें अमेंडमेंट कर भी नहीं सकते। करेंगे बहुत जोर का जूता पड़ेगा कान के नीचे। कभी मम्मी पापा कहा है तैयार काहे नहीं हो रहे, जल्दी तैयार हो, कह के देख लेना, तभी सारे संविधान के परखच्चे उड़ जाएंगे। क्यों? एक फ्लाइंग चप्पल आएगी, रसीद होगी कान के नीचे पटाख से। और इसका दूसरा एस्पेक्ट ये भाई, कहना भी नहीं चाहिए वो हमारे लिए। अच्छा, आप में से किसी ने भगवान को देखा? नहीं देखा। और अगर कोई कहे कि मैंने भगवान को देखा तो मुझे मिलने वाला, यार मैं स्वामी विवेकानंद की तरह बन जाऊंगा। बिल्कुल, स्वामी विवेकानंद के बारे में अगर आपको बताएंगे, स्वामी विवेकानंद हुए, स्वामी दयानंद सरस्वती हुए, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु हुए रामकृष्ण परमहंस, इन सब की बातें आपको जिस दिन बताएंगे तो लगेगा वाह यार, भारत में ऐसे व्यक्ति पैदा हुए जिन्होंने पूरे विश्व को हिला दिया। तो वापिस आकर के हम कहते हैं कि इक्वल लो, यानी कि सबके लिए विधान सेम हो, विधि सेम हो, यानी कि कोई दस्तावेज है जिसके आधार पर शासन चलेगा। अब संविधान तो हालांकि यही था कि संविधान, लेकिन संविधान अलग अलग तरीके का बना होता है। अब घर का संविधान में संविधान नहीं होता है ना, वहां पे विधान अलग भी हो सकता है। वहां विधि का विधान ये भी हो सकता है पिताजी आपको कूट दें, आप ना कूट पाओ। हालांकि कईयों के मन में होता है कि अरे पिताजी क्या बात करते हो यार, मार पीट देते हो। ठीक, चलो, तो बच्चे ये होता है संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन। अब मैं लिखित और अलिखित यानी कि ओरल जो बोलते मौखिक रूप से बोला गया उसकी बात क्यों कर रहा हूं? पहले भी लिखित होता था, अभी भी लिखित होते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में सबसे पहला लिखित संविधान जो है वो यूएसए का है। आप सब जानते ही हैं कि यूएसए खुद एक गुलाम कंट्री हुआ करता था। किसका? ब्रिटेन का। आज जो यूएसए पूरे वर्ल्ड पे शासन चलाता है वो कभी खुद ब्रिटेन का गुलाम हुआ करता था। अब भैया 1774 में जो अमेरिकी क्रांति हुई उसमें आजाद हो गया यूएस, और आजाद हुआ तो 1789 में। अब जो मैं बातें लिखवा रहा हूं ना एक एक करके, इनको लिख लेना जब मैं कहूं लिखने को। 1789 में फिलाडेल्फिया एक जगह है, फिलाडेल्फिया में 1789 में एक सम्मेलन हुआ, एक समिट हुई, और वहां पे यूएसए का संविधान लिखा गया। और सबसे कठोर संविधानों में से है यूएसए का संविधान, लिखित है और सबसे कठोर, सबसे मजबूत संविधानों में है। इसमें अमेंडमेंट करना, संशोधन करना बहुत मुश्किल है। और याद रखिए यूएसए कोई एक कंट्री नहीं था पहले, नहीं, बिल्कुल नहीं। जो संयुक्त राज्य अमेरिका आज आपको दिख रहा है, इसका नाम ध्यान से देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि अमेरिका को संयुक्त किया गया, यूनाइट किया गया। याद रखिए जब ब्रिटेन से इन्होंने आजादी पाई थी तो उस समय यूएसए में 13 स्टेट हुआ करते थे, और इन 13 स्टेटों ने मिलकर के एक साथ चले थे कि चलो भाई कोई हमें कम से कम दोबारा गुलाम ना कर पाए। और आज यूएसए में 50 स्टेट्स हैं, 50। और याद रखिए 50 के 50 स्टेट अपने अलग अलग कानून बना सकते हैं खुद के, और सेंटर उन्हें कुछ नहीं कह सकता। हालांकि 3 मुद्दे हैं जिन पे सेंटर का ही पूरा हक है, जिनमें संचार यानी ब्रॉडकास्टिंग, फॉरेन मुद्दे जितने भी विदेश मंत्रालय के मुद्दे हैं, और दूसरा डिफेंस यानी तीसरा डिफेंस होता है। इनके अलावा स्टेट्स के अपने खुद के मुद्दे हैं, जैसे मैं आपको जब पढ़ाऊंगा यहाँ यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कनकरेंट लिस्ट, यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये कहां से आई, कहां से ली गई, ये सब बातें आपको बताऊंगा। उसके पश्चात मैं आपको अभी बता रहा था थोड़ा सा यूएसए के बारे में कि भाई यूएसए में 1789 में फिलाडेल्फिया की समिट में यूएसए का संविधान बना, और ऐसा कठोर संविधान बन के तैयार हुआ जिसमें संशोधन करना थोड़ा सा मुश्किल है। और वहीं ओरल तरीके से अगर हम बोलूं, यानी कि मौखिक संविधान या अलिखित संविधान जिसको बोला जाए, लिखित तो होता है पेज लिए, उनमें कुछ रूल लिखे और उसके ऊपर लिख दिया, चिपका के लिख दिया संविधान, वो तो हो गया लिखित संविधान। अलिखित क्या होता है? लिख रखे, रूल बुक है, लेकिन उसको ये नहीं लिखा, कंपाइल करके ये नहीं लिखा कि यही संविधान है। और जब कंपाइल करके नहीं लिखा जाएगा तो साधारण सी बात है, उसमें बदलाव किया जा सकता है, आसानी से किया जा सकता है। क्योंकि जब कंपाइल करके किसी चीज को रखा जाएगा
तो वहां यह भी तो बताया जाएगा कि इसमें बदलाव भी तो कर सकते हो, कैसे करना है। और जब कंपाइल्ड ही नहीं है, जब एक साथ लिखा ही नहीं है, तो बदलाव भी आराम से हो सकता है। तो एक ऐसा देश यानी कि ब्रिटेन, जो आज का इंग्लैंड जिसको कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम, उसके संविधान में बदलाव भी बहुत आसानी से हो सकता है। ये एक कहावत है कि ब्रिटेन की जो संसद है, ब्रिटेन की पार्लियामेंट जो है, वो आदमी को औरत और औरत को आदमी बनाने के अलावा सब कुछ कर सकती है। अब ये तो पहले वैसे विज्ञान ने किया है, अब तो आदमी को औरत भी बना देते हैं, औरत को आदमी बना देते हैं, आदमी के पेट से बच्चा पैदा कर देते हैं। अब तो क्या नहीं हो सकता पता नहीं। अभी अभी कुछ दिन पहले पता लगा है, आदमी के दिल में, आदमी के जो दिल होता है वहां पे सुअर का दिल यानी कि पिग जो होता है उसका भी दिल धड़का दिया है। डेविड बेनेट जो एक व्यक्ति ने किया, यूएसए के व्यक्ति हैं। आप जब करंट अफेयर्स की वीडियो अगर हमारे चैनल पे देख रहे होंगे तो वहां पे आप वही कुछ दिन पहले क्वेश्चन आया भी था। तो सब अलग अलग चीजें हैं। तो ब्रिटेन की संसद कुछ भी कर सकती है क्योंकि वो कभी बदलाव कर सकते हैं, उनका संविधान अलिखित है। और वो कुछ भी बदलाव अगर कर सकते हैं भाई, तो बड़ी साधारण सी बात है, अलिखित संविधान वही होता है जो कंपायर्ड नहीं होता, लिखित ही है। तो वर्ल्ड का पहला ओरिजिनल लिखित संविधान यूएस का है, 1789 फिलाडेल्फिया। और भारत का संविधान ये तो है सबसे पुराना, वहीं सबसे पुराना संविधान और सबसे ओल्डेस्ट संविधान तो बोलते ही हैं, सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र भी यूएसए को बोला जाता है, क्योंकि लोकतांत्रिक तरीके से शासन जो करना शुरू किया वो यूएस ने शुरू किया और सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश है, आज भी चल रहा है। अब ये तो कहते हैं कि हम सबसे पुराने हैं भाई, सबसे पहले संविधान अपुन ने तैयार किया था दोस्त, हम यूएसए वाले हैं, हमने फिलाडेल्फिया में सबसे पहला संविधान तैयार किया, लिखित संविधान तैयार किया, जो बहुत मजबूत संविधान है जिसको बदलना बहुत मुश्किल है। और हम सबसे पुराना लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी भी हैं। तो वहीं हमारा प्यारा भारत खड़ा होता है कि देखो दोस्त, हम नए जरूर हैं लेकिन बहुत बड़े हैं, तुम्हारी हिम्मत नहीं है हमें पकड़ पाने की। हम 140 करोड़ हैं क्योंकि हमारा प्रत्येक व्यक्ति दम लगा के इस चीज में योगदान दे रहा है और आज भी लगे पड़े हैं। और लॉकडाउन में तो और ज्यादा योगदान दिया गया, इतना योगदान दे चुके हैं, कहीं से फोन आता है, भैया हम पापा बन गया, भैया हम चाचा बन गया, ये बन गया, वो बन गया, फलाना ढिमकाना, योगदान चल ही रहा है लगातार। आप थोड़ा सा कंट्रोल करना, कहीं आप भी 5-5, 6 पैदा करके शुरू हो जाओ कि हमारा भी योगदान, चलो 2 बूंद जिंदगी की, इतना बड़ा सागर है, इसमें अगर हम 5 बूंद हमारी डाल देंगे कि तो क्या होगा। 140 करोड़ है तो 140 करोड़ 5 लोग एक्स्ट्रा हो जाएंगे। रोको थोड़ा सा, गति को रोको भैया भारतीयों। तो जैसे यूएस कहता है कि हम सबसे बड़े सबसे पुराने लोकतंत्र भी है और सबसे पुराना संविधान भी है, तो हमारा भारत यानी हमारा इंडिया, इंडिया में कम बोलूंगा, थोड़ा भारत बोलूंगा, राष्ट्रवाद होना चाहिए ना जीवन में हल्का सा। तो हमारा प्यारा भारत कहता है हम सबसे नए जरूर हैं, मतलब सबसे नए कहने का भाव, मतलब सबसे नए तो नहीं कह सकते हम, इनको ये कह सकते हैं कि सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में है। और सबसे बड़ा लोकतंत्र है ही चाइना, हालांकि अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री या लोकतांत्रिक देश बोलता है, जो हमसे ज्यादा जनसंख्या रखता है, लेकिन वास्तविकता में वहां कहां की डेमोक्रेसी। जब किसी व्यक्ति को आजीवन प्रेसिडेंट चुन लिया जाए तो कोई डेमोक्रेसी नहीं, कोई लोकतंत्र नहीं। हमारे यहां हर 5 साल में टेंशन होती है, अभी देख रहे हो यूपी में इलेक्शन हो रहे हैं, जो योगी बाबा कहीं भी गाड़ी पलटवा देते थे वही योगी बाबा भागे भागे घूम रहे हैं। जो अखिलेश यादव कुछ भी उखाड़ लेते हैं, नोच लेते हैं कुछ भी, वही भागे भागे घूम रहे लोगों के पीछे, है ना। सबका अपना अपना एस्पेक्ट है। और भारत कहता हम सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे बड़ा। और भैया जितने बड़े हम लोकतंत्र हैं उतना ही बड़ा हमारा संविधान है। तो भारत कहता है हमारा संविधान भी सबसे बड़ा है। और याद रखिए भारत का सबसे बड़ा संविधान है। वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट, सबसे लॉन्गेस्ट लिखित संविधान अगर किसी का तो भारत का है। तो आप ये भी समझ गए होंगे कि भारत का संविधान सबसे बड़ा है, सबसे लंबा है और हम सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भी हैं। और जैसे भी जब पहले बराक ओबामा और नरेंद्र मोदी मिले थे, 2016 से पहले बराक ओबामा हुआ करते थे, तो ये जैसे ही मिलते थे तो कहते थे, यूएस कहता मैं सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश,
मैं सबसे पुराना संविधान रखने वाला, वही इंडिया कहता तुम पुराने हो, हम सबसे बड़े हैं। तो हम ही तो हैं पूरे के पूरे संसार को चलाने वाले। तुम सबसे पुराने हो, हम सबसे बड़े हैं। जैसे ही मिल बैठेंगे दो यार, यूएसए, भारत और तीसरा बैग पाइपर मत बोल देना, ठीक है ना। तो क्या होगा, पूरे संसार पे हम अपनी हुकूमत चलाएंगे। हुकूमत चलाने का भाई ये मत समझना अच्छा भारत वर्ल्ड विनर बनने वाला है क्या, नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं है, ठीक। तो ये इसमें से अगर जो चीजें आपको लिखनी वो लिख सकते हैं। जैसे फिलाडेल्फिया सम्मेलन के बारे में मैंने लिखा है, फिर ये लिखा है कि भाई भारत क्या है, सबसे बड़े वाला है लोकतांत्रिक देश, और यूएसए क्या है, सबसे पुराने वाला है लोकतांत्रिक देश, सबसे पुराना लोकतंत्र और सबसे पुराना संविधान इनका है, और सबसे बड़ा और सबसे नया और सबसे बड़ा संविधान, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हम है, ठीक। इन चीजों को आप लिख सकते हैं थोड़ा सा, और इसको लिख सकते हैं कि क्या होता है संविधान, इक्वल लॉ ऑफ द लैंड, ठीक है। साधारण सी बात है, बस ये रख लेना 1789 फिलाडेल्फिया सम्मेलन, ठीक है। हो गया होगा नोट आसानी से, पढ़ के लग रहा होगा कि हाँ आज कुछ नई चीज कर रहे हैं। याद रखिएगा भाई, अभी तक तो मैंने शुरू ही नहीं किया, भारत के तो एस्पेक्ट में आया ही नहीं अब तक। सोच लो, अगर मैं इस भाव से चलूंगा तो आपको पॉलिटिक कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत छोटी बात है यार, हमें कम से कम ये तो पता लगे कि आए कहां से हैं, आगे ना। चलिए आगे, अब जब हम हमारा भारत का संविधान और भारत की राज व्यवस्था, अब आपको ये तो पता लग ही गया कि संविधान और राज व्यवस्था में अंतर क्या होता है, जान गए हो, क्योंकि यही तो पढ़ना है। तो भारत का संविधान जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, अब ये आया कहां से। अब जब जब हम पॉलिटी यानी कि जो हमारी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, और वहां थोड़ा सा मैं टच कर रहा हूं, तो हम तीन तरीके से पढ़ते हैं, तीन भाग करके पढ़ते हैं इसके। पहला भाग हम पढ़ते हैं बच्चे बैकग्राउंड। बैकग्राउंड इन द सेंस कि संविधान का जो इतिहास है वो क्या है, कि आखिर संविधान बना कैसे। भाई जो भारत अलग अलग रियासतों में बटा था, जिस भारत पर मिडाइवल हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो गुलाम वंश आया, खिलजी वंश आया, तुगलक डायनेस्टी यानी तुगलक वंश आया, सैयद वंश आया, और लोधी वंश के बाद, लोधी डायनेस्टी के बाद मुगल डायनेस्टी स्टार्ट हो रही है। वहां पे हालांकि मुगल भी पूरे तरीके से पूरे भारत को कब्जा नहीं पाए, साउथ का एरिया फिर भी बचता रहा। जहां पे सिंध वाले एरिया में और पंजाब वाले एरिया में महाराजा रणजीत सिंह शासन कर रहे थे, वहीं पे बंगाल में हालांकि पूरा का पूरा शासन मुगलों के अंडर था, यानी कि फिर भी मुर्शिद कुली खां वहां बैठे हैं, अपने आप को नवाब घोषित कर रहे हैं। सिराजुद्दौला जो बैठे वो नवाब घोषित कर रहे हैं अपने आप को। बर्मा का जो क्षेत्र है, आज का जो म्यांमार है, वो भी हमारा अंग हुआ करता था, जो 1935 के बाद अलग कर दिया गया। जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सब क्षेत्र भारत के अंदर हुआ करते थे। तो कैसे, जब उन लोगों का कोई संविधान नहीं था, वो वहां पे राजा का शासन चलता, तो कैसे संविधान की आवश्यकता पड़ी, संविधान बना कैसे। याद रखिए बच्चे, संविधान मात्र ये नहीं है कि हमने आर्टिकल पढ़ लिए, शेड्यूल पढ़ लिए और उसके पार्ट पढ़ लिए, कि हमने पढ़ लिया भैया पहला पार्ट पूरा का पूरा यूनियन पे काउंट करता है, फिर सिटीजनशिप पे काउंट होता है, फिर फंडामेंटल राइट आते हैं, फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आते हैं, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज आती हैं, फिर लेजिस्लेचर आती है, एग्जीक्यूटिव आती है, जुडिशरी आती है, ग्राम पंचायत आती है, नगर पालिका आती है। ये नहीं है, ये तो लिखित दस्तावेज है जिसको हम जान रहे हैं। पहले हमें ये पता होना चाहिए आया कहां से, यार इसका बैकग्राउंड क्या है, इतिहास क्या है, क्योंकि हर किसी वस्तु का इतिहास होता है, हर किसी चीज का एक बैकग्राउंड नेचर होता है, एक पूर्व होता है, उसका एक कहते हैं ना पास्ट होता है, आया कहां से। अब जब इतिहास पढ़ लिया तो उसका प्रेजेंट पढ़ लेंगे। प्रेजेंट का अर्थ यानी कि ये बना कैसे। अब इतिहास है कि आया कैसे, आ कैसे रहा है,
बन कैसे रहा है, यानी कि यहां हम पढ़ेंगे, यहां जो हम पढ़ेंगे, जब 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ ब्रिटेन बन रही है, वहां से लेकर के 1946 जहां हमारी संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन के तैयार हो रही है। अब ये मत सोचना अरे सर ये तो पूरी की पूरी मॉडर्न हिस्ट्री है, तो पता तो करना पड़ेगा ना यार। लेकिन मैं यहां हिस्ट्री के एस्पेक्ट से नहीं पढ़ाऊंगा पॉलिटिक एस्पेक्ट से ही। तारीखें बताऊंगा, लेकिन उन तारीखों पे सब चीजें जो हिस्ट्री में आती वो वाली बातें यहां नहीं बताऊंगा, वो बताऊंगा हिस्ट्री में। यहां पॉलिटिक की बातें बताऊंगा कुछ, कि 1600 से 1946 में पॉलिटी के एस्पेक्ट्स यानी पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या बातें हैं। फिर जब 9 दिसंबर 1946 से लेकर के 26 नवंबर यानी कि 1949 जब संविधान बन के तैयार हुआ, उसके बाद भाई 24 नवंबर को क्या हुआ था, 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया, ये पता लगेगा। ये है प्रेजेंट संविधान का, यानी कि जब संविधान बन के तैयार हुआ। और उसके पश्चात हम संविधान का करंट एस्पेक्ट देखेंगे। करंट एस्पेक्ट का मतलब जब संविधान 26 जनवरी 1950 को बन के तैयार हो गया था, उसके बाद जो बन के तैयार हुआ वो क्या था, और जो दस्तावेज बन के तैयार हो चुका है उसे आज भी बदलाव हैं, आज भी लगातार बदलाव हो रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं ये सब अब पढ़ेंगे। यानी कि यहां इस पोर्शन में आपका क्या आएगा, जो आप पॉलिटिक पढ़ते होंगे एग्जैक्टली, जो किताबों में लिखा होगा, और जो पॉलिटिक आप कहीं से अगर पहले पढ़े होंगे, तो ये पढ़ाऊंगा मैं यहां। यानी कि ये तो मेरा एक एस्पेक्ट है। पहले तो हमें जानना पड़ेगा कि भाई बैकग्राउंड क्या है। पहले हमें जानना पड़ेगा कि इन 2 साल 11 महीने 18 दिन क्या राम कहानी चली ऐसी यहां पे, तब जानेंगे बन के जो तैयार हुआ वो क्या है। और याद रखिएगा क्वेश्चन यहां से खूब आते हैं, दबा के क्वेश्चन निकलते हैं पॉलिटी में यहां से। और कमाल की बात क्या है, यहां पॉलिटी का टीचर ये कह देता है ये तो हिस्ट्री वाले टीचर को पढ़ाना था, हिस्ट्री का टीचर कहता पॉलिटी वाले टीचर को पढ़ाना था, और इस चक्कर में दोनों छोड़ देते हैं। मैं नहीं छोड़ूंगा, गारंटी है। हालांकि मैं जब कहीं पॉलिटी पढ़ाता हूं, सिर्फ पॉलिटी, तब भी मैं ये बात पढ़ाता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं अगर हिस्ट्री का टीचर भी पढ़ाएगा तो पढ़ा देगा, कोई बात नहीं, मैं अपनी ड्यूटी से नहीं पीछे हटूंगा। तो ये वाला जो पोर्शन है ये तो सबसे लास्ट में आएगा यार। हां, लंबा सबसे ज्यादा यही है वास्तविकता में, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो यही है ना, भारतीय संविधान जो आप पढ़ेंगे। लेकिन ये जानना आवश्यक है, जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन भी बनते हैं। और याद रखिए मैं आपको फिर कह रहा हूं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आऊंगा। जैसे जैसे ये आपके बनते चले जाएंगे, इनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवाता चला जाऊंगा। वो भले ही मैं YouTube पे लाइव क्लास में दूं, या भले ही मैं आपको रिकॉर्डेड सेशन में दूं, वो यहां भी आपको मिल जाएगा, वहां भी आपको मिल जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो याद रखिएगा ये हम पढ़ेंगे अब हमारी क्लास में। आगे आने वाली जितनी भी कक्षाएं होंगी उनमें हम यहां से शुरू करके बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान का इतिहास क्या था, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या था, वो पढ़ते हुए उसके बाद हम ये जानेंगे कि भारतीय संविधान यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा बन के तैयार हुई, जिसमें 389 मेंबर बन के तैयार हुए, आखिर 1946 में कैसे बैठ गए संविधान सभा। जो भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हो रहा है, वहां भारत की संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को अपने चुनाव शुरू कर रही है। वो संविधान सभा 6 दिसंबर 1946 को बनकर तैयार हो रही है। वहीं कैबिनेट मिशन क्यों आया? कैबिनेट मिशन से पहले वेवेल प्लान क्या था, शिमला समझौता क्या था, क्रिप्स मिशन क्या था, उससे पहले हम जानेंगे 1935 का जो भारत शासन अधिनियम वो क्या था। उससे पहले हम 1919 का भारत शासन अधिनियम जानेंगे, यानी जो मोंटेग्यू स्पोर्ट्स सुधार है। उससे पहले 1909 के मार्ले मिंटो रिफॉर्म जानेंगे हम। उससे पहले हम ये जानेंगे कि भाई आखिर 1885 में जब 1885 में हमारी कांग्रेस एक पार्टी बन के स्थापित हुई, वो क्यों बन के स्थापित हुई, किसने की, क्या राज था उसके पीछे।
और वो उसी कांग्रेस से एक निकलने वाले व्यक्ति जिनका नाम बाल गंगाधर तिलक है, वो ऐसा उनका नाम क्यों छाया कि पहली बार उन्होंने कहा कि संविधान होना चाहिए यार। कब कहा, ये सब बातें जानेंगे। उससे पहले हम ये जानेंगे कि जब 1757 का प्लासी का वॉर हो रहा है, क्यों प्लासी का वॉर इतना महत्वपूर्ण है, और प्लासी के वॉर से भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण 1764 का 1764 का बक्सर का बैटल आ रहा है। क्यों बैटल ऑफ बक्सर इतना महत्वपूर्ण है? क्यों 1764 में बक्सर की लड़ाई जीतने के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हो रही है, इलाहाबाद ट्रीटी हो रही है। उस इलाहाबाद ट्रीटी के बाद 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स बन के आ रहा है, यानी वॉरेन हेस्टिंग्स 1765 में जो आ चुका है वो 1772 7 साल तक रहा, उसके बाद शासन किया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या है? क्या है 1774 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 का 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट क्या है? एक एक बात पता चलेगी। भारत में पहली बार न्यायालय कहां बना, क्यों बना, कैसे बना, किसके थ्रू आए? कैसे 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी को थोड़े से झटके लगने शुरू हुए। 1833 में कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को एकदम से पूरा सबक सिखाया गया कि भाई जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश राजा थे, उन्होंने थोड़ा सा सबक सिखाया। ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक कंपनी थी, जो ब्रिटेन की मात्र एक कंपनी थी। 1853 में कहां भारत में इतने अच्छे अच्छे सुधार हो रहे हैं जिनके बारे में जाना जाता है कि भारत में बहुत अच्छे सुधार हुए। वहां भारत में ट्रेन चल रही है पहली बार, टेलीग्राम सर्विस चल रही है पहली बार, भारत में सिविल सर्वेंट जो है वो भारत के भी चुनने शुरू होंगे। भारत में पहली बार सिविल सर्विसेज के एग्जाम की पहली बार भारत में एग्जाम कंडक्ट होना शुरू हुआ। और वहीं 1857 की क्रांति आई, और उस 1857 की क्रांति के बाद 1858 का भारत शासन अधिनियम, इंडियन गवर्नेंस एक्ट आया। फिर हम जानेंगे कि आखिरकार 1861 में ऐसा क्या बदलाव हुआ जो भारतीयों के लिए थोड़ी सी उम्मीद की किरण लेके आया। फिर हम जानेंगे 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद 1892 में कितना बड़ा बदलाव आया, जहां पे पहली बार जो नॉन परमानेंट मेंबर थे, नॉन गवर्नमेंटल मेंबर्स थे, उनको बजट पर बोलने का अधिकार मिला। ये सब बातें हम जानेंगे। और सोचो ये सब कहां है बैकग्राउंड में। क्या है कि गांधी जी का भी नाम इस बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। क्या है होम रूल लीग, जो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, दो एक व्यक्ति जो हमारे भारत के हैं, और एनी बेसेंट जो आयरलैंड की एक लेडी है, उन्होंने शुरू की जो होम रूल लीग 1916 में। होम रूल लीग ने भी अपना नाम दिया। ये संविधान होना चाहिए। क्यों पहली बार मानवेंद्र नाथ रॉय, एमएन रॉय जो है, उन्होंने 1934 में पहली बार संविधान सभा की डिमांड की, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की। और कब पाकिस्तान की डिमांड सामने आई, चौधरी रहमत अली जिन्होंने पहली बार नाम दिया, और उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना और अली बंधुओं ने, इनके पूरा एकदम से मुस्लिम लीग ने मुद्दा उठा दिया कि पाकिस्तान अलग होना चाहिए। क्यों इतने सारे, जब क्रिप्स मिशन आया उसको मना कर दिया गया, वेवेल प्लान आया उसको मना कर दिया, कैबिनेट मिशन आया उसको मना कर दिया। क्यों ये बातें हुई? सब पढ़ते हुए हम 1946 तक आएंगे, 1600 से पढ़ते हुए। फिर हम जानेंगे कि इन 2 साल 11 महीने 18 दिन क्या किया इन लोगों ने। और फिर हम जो हम पढ़ते हैं बेसिकली कि 22 भाग हैं, 395 आर्टिकल हैं, 12 शेड्यूल हैं। 12 शेड्यूल क्या क्या हैं, भाग क्या क्या हैं, उनमें लिखे हुए आर्टिकल क्या क्या हैं, क्या है यूनियन का पूरा यूनियन और स्टेट का जो संघ सूची, संघ के कार्य लिखे हैं, क्या है नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप जो पार्ट 2 है, क्या है फंडामेंटल राइट जो पार्ट 3 है। सोचो ये सब पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे। पहले तो यार कम से कम इतिहास पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने जो जाना, हमने यही जाना कि क्या है इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, कहां अंतर है, इनका जन्म पॉलिटिकल साइंस से क्यों हुआ, ये सब बातें हमने जानी। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास में इतना ही। ये आप जब क्लास देख रहे हैं तो फिर आपको बता दो भाई ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़िए, क्योंकि यहां बहुत गहराई तक हम आपको बातें बताते हुए लेके जाएंगे। ठीक है, तो और मैं फिर बता दूं आपको, ज्योग्राफी और हिस्ट्री की अगर क्लासेस का ये हो कि सर हमें वो भी चाहिए, तो आप इसको देख लीजिए आराम से, चिंता नहीं कीजिए। मैं सब पार्ट को एक साथ शुरू नहीं करूंगा, बरसात करने की आवश्यकता नहीं है, एक एक करके पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे। ठीक है, इसी के साथ फिर आपसे अगली क्लास में मुलाकात होगी इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में, बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ।
तब तक मस्त रहें, सुरक्षित रहें और जय हिंद, जय भारत।